Sam Bankman-Fried. He's the CEO of the cryptocurrency exchange FTX. Executive Sam Bankman-Fried is urgently working to save cryptocurrency exchange FTX. We have, $3 billion on our balance sheet right now. We are profitable. FTX went from a $32 billion company to bankruptcy in a matter of just 4 days. ये ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है। सैम बैंकमैन फ्रीड जो FTX का फाउंडर है वो सबसे अमीर इंसान था 30 साल के नीचे और उसकी नेटवर्थ थी $27 बिलियन की। वो इवन पोटेंशियली एक्वायर करने वाला था रॉबिनहुड को। और जो सबसे इम्प्रेसिव पार्ट है उसकी सक्सेस का वो ये था कि वो कुछ ही ऐसे बिलियनर्स में था जो कि रिलेटिवली पॉजिटिव पब्लिक इमेज बना पाए थे अपनी। पॉपुलर फाइनेंस यूट्यूबर्स जैसे मीट केविन, एंड्री जेक, फाइनेंशियल एजुकेशन जेरेमी और इवन ग्राहम स्टीफन ने भी कॉन्स्टेंटली FTX को गो टू क्रिप्टो एक्सचेंज की तरह पिच किया है। उन्होंने सैम को फिलेंट्रोफिक हिप्पी की तरह डिस्क्राइब किया है जो कि लोगों की मदद करना चाहते हैं। मैं भी इस परसेप्शन में आ गया था। हालांकि मैंने कभी भी FTX की स्पॉन्सरशिप नहीं ली या फिर किसी की भी नहीं ली फॉर दैट मैटर, मगर मैंने एक पॉजिटिव वीडियो ज़रूर बनाई थी सैम बैंकमैन के बारे में एग्जैक्टली 1 साल पहले। और चलो ये मान लेते हैं कि सैम काफ़ी अच्छा था अपने फिलेंट्रोफिक मंक रोल को खेलने के लिए। वो किसी भी कैलिफोर्निया के एस्टेट में नहीं रहा अपने फेलो टेक बिलियनर्स के साथ, बजाय वो बहामास में 10 रूममेट्स के साथ रहा और एक टोयोटा कोरोला चलाई उन्होंने। मगर जो सबसे अपीलिंग फीचर था सैम बैंकमैन का बहुत लोगों के लिए वो ये था कि वो आखिर इस पैसों से करने क्या वाला था। शुरुआत से ही सैम ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि उसके पैसे कमाने का प्राइमरी गोल है ताकि वो उसे वापस दे सके। वो इसी आइडियोलॉजी के साथ रहा कि वो पैसे कमा के दान कर देगा और ये एक्सट्रीमली पॉपुलर तो हुआ बहुत सारे लोग हैं, मगर इस पॉइंट पे सैम के पास एग्जैक्टली ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर उसका फॉर्च्यून लिटरली थैनोस छीन के लिए जा चुका है। इनफैक्ट फॉर्ब्स एस्टिमेट करता है कि सैम अभी एक बिलियनर भी नहीं है और ज़्यादातर उसका नेटवर्थ जो आज थी वो रॉबिनहुड के स्टेक से आती है। मगर किस तरह से चीज़ें उन्हें इतनी जल्दी यू टर्न ले लिया? चलो मान लेते हैं सैम जो है वो प्रॉमिस कर रहे थे हर किसी को बेल आउट करने के लिए अपनी फिलैंथ्रोपी से। अब उन्हें 8 बिलियन का खुद का ही बेल आउट चाहिए FTX के लिए। अब क्लियर कर देता हूँ, FTX ये कहता है कि उनकी इंटरनेशनल ब्रांच को ही स्ट्रेस के अंदर आना पड़ा है और US की ब्रांच अभी ठीक है, मगर आप इसे सोच समझ के मानना। अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स FTX की वर्थ 0 है अभी। सैम की ट्रेडिंग फर्म एलामेडा रिसर्च की वर्थ भी 0 है और FTX.US हालांकि अभी वीडियो बनाते समय तो उनकी वैल्यूएशन अनक्लियर है, मगर जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तो शायद वो भी 0 हो चुकी होगी। तो किस तरह से सैम बैंकमैन जो है वो क्रिप्टो सुपरस्टार से जिसने $27 बिलियन बनाए थे सिर्फ 4 सालों में 94% अपनी नेटवर्थ खो चुके हैं सिर्फ एक ही दिन के अंदर। अगर आप सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस को ही फॉलो कर रहे हो तो FTX के लिक्विडिटी का क्राइसिस आपको सरप्राइज की तरह आया होगा। एक दिन FTX सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज था पूरी दुनिया में और उसके अगले दिन उन्हें बेल आउट की ज़रूरत पड़ गई। मगर रियलिटी तो ये है FTX की सिचुएशन जो है कई सालों से डेवलप हो रही थी और उसे कंपनी के ओरिजिन से ही ट्रेस किया जा सकता है। अगर आप देखो कि सैम ने FTX की शुरुआत क्यों करी थी तो आप ये देखोगे कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से नहीं था क्रिप्टो या बिटकॉइन में। इनफैक्ट सैम जो है अभी भी काफ़ी न्यूट्रल है क्रिप्टो में, मगर जो रीज़न था इसकी वजह से उन्होंने FTX की शुरुआत करी थी वो था कि उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी थी। क्योंकि FTX की शुरुआत करने से पहले सैम एक ट्रेडिशनल वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल थे जो कि एक ट्रेडिंग फर्म में काम करते थे जिसका नाम था जेन स्ट्रीट कैपिटल। वहाँ पर वो स्पेशलाइज्ड करते थे इंटरनेशनल ETFs को ट्रेड करने में। मगर 2017 में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी ऐसी चीज़ को ट्रेड करने में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, वो थी बिटकॉइन। उस समय वहाँ पे डजन्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस नहीं थे जो कि सुपर वेल फंडेड हो या फिर मिलियंस ऑफ यूजर्स हो उनके। ज़्यादातर लोग जो भी क्रिप्टो लेते थे वो प्रेफर करते थे होल्डिंग्स को कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स में रखना और एक्सचेंजेस का तभी इस्तेमाल करते थे जब उन्हें खरीदना या बेचना होता था। इसकी वजह से वॉल्यूम्स कम हो गई कई सारे एक्सचेंजेस में, जिसकी वजह से डिस्पेरेंसीज आने लगी प्राइस में। एक एक्सचेंज में तो बिटकॉइन की कॉस्ट $10,000 की थी, वहीं पे दूसरे में उसकी कॉस्ट $10,100 की थी। अगर आप बिटकॉइन को पहले एक्सचेंज से खरीद के दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर देते और उसे बेच देते तो आप इंस्टेंटली $100 का प्रॉफिट कमा लेते हर बिटकॉइन पे। और एग्जैक्टली यही सैम करना चाहते थे और उनकी पहली कंपनी से एलामेडा रिसर्च। और उसे 1 साल तक करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हालांकि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है खुद में ही, मगर जो असली पैसा है वो एक्सचेंजेस बना रहे हैं जो कि $50 से $100 पर बिटकॉइन पे कमा रहे हैं किसी भी रिस्क को नहीं लेते हुए। तो इन अर्ली 2019 सैम ने उनकी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज की शुरुआत करी जो था FTX, मगर वहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत थी, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। फॉर्चुनेटली सैम के लिए वहाँ पे कई सारी VC फर्म्स थी जो कि डेस्परेट थी क्रिप्टो स्पेस में आने के लिए, इंक्लूडिंग सम ऑफ द हैवी हिटर जैसे सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल और ब्लैकस्टोन भी। और इसने उन्हें इंप्रेसिव $1.8 बिलियन रेस करने में मदद करी पिछले 4 सालों में। और सैम ने आगे जाके इस पैसे को खर्च किया फर्म को डेवलप करने में, दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एक्वायर करने में और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग। उन्होंने शायद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस खर्च करे होंगे मार्केटिंग में क्योंकि वो हर जगह नज़र आ रहे थे उस समय। और जब आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो आपके पास कस्टमर
कस्टमर्स तो आ ही जाएंगे, चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो या जो भी हो। अब मुझे नहीं लगता सैम किसी भी तरह से बुरे थे, मगर ऐसा लग रहा था कि सैम जो है अपॉर्चुनिटी के लिए ज़्यादा थे बजाय कि क्रिप्टो के लिए। और ये एग्जैक्टली ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सुनना चाहोगे। हमने समय के साथ कई बार इसे देखा है कि बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज और टेक जाइंट जो है, चाहे वो इंटेल हो, बोइंग हो और इवन एप्पल भी हो, वो गिर जाते हैं उनके लीडर्स की वजह से, जिनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या फिर बिलीफ नहीं होता उनके प्रोडक्ट में। और अगर ये जगरनॉट्स के साथ ही ऐसा केस है तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि FTX के साथ तो ऐसा होना ही था। मगर क्रिप्टो में ना बिलीव करना तो सिर्फ पहली दिक्कतों में से एक था FTX की। आप तो ये सोचते होगे कि ब्रोकरेज चलाना काफ़ी आसान काम होता है अगर आपके पास कस्टमर्स है तो। आप कस्टमर्स को फीस चार्ज करोगे बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने के लिए, और इतना ही सिंपल है। अगर FTX इसी चीज़ को करता तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती आज। मगर आप लोगों ने जैसा गैस कर ही लिया होगा, ब्रोकरेजेस जो है वो ग्रीडी हो जाते हैं कभी कभार और क्रिएटिव तरीके ढूंढते हैं ताकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और FTX के केस में इससे दो रिस्की प्रैक्टिस से समझा जा सकता है। उसमें से पहला था नॉन कैश कोलेट्रल होना। चाहे आपके पास कैश पड़ा हो बैंक में, ब्रोकरेज में या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो कभी भी कैश की तरह नहीं रखा जाता। यूजुअली जो इंस्टीट्यूशन है वो कैश को लेके और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बहुत ही कम पोर्शन ऑफ द कस्टमर्स है वो विड्रॉ करेंगे पैसे को किसी भी समय, तो वो थोड़ा सा कैश कोलेट्रल रख लेते हैं इस चीज़ के लिए, और जो बाकी का बचा हुआ है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। यूजुअली जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उन्हें लॉ फोर्स करता है कि ज़्यादातर कोलेट्रल को कैश में रखें। मगर जब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो ब्रोकरेजेस की तो रूल्स इतने क्लियर नहीं है। इसी वजह से सैम ने डिसाइड किया कि काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि उनके पैसों को ना ही तो US डॉलर्स में, ना ही यूरोज़ में, ना पाउंड्स में और ना ही इवन बिटकॉइंस में रखें। वो उन्होंने डिसाइड किया कि उसे एक ऐसे टोकन में रखेंगे जिसे FTX ने खुद ने बनाया। इसका नाम था FTT, और सबसे ज़्यादा समय तक तो ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा आइडिया है ये, क्योंकि FTT टोकन जो है वो कुछ डॉलर से $70 तक पहुंच गया था। मगर एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ऐसे टोकन्स ना तो सिर्फ बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर देते हैं अपसाइड में, मगर डाउन साइड में भी आउट परफॉर्म करते हैं। और अब मान लेते हैं बिटकॉइन जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेशर ऐड कर दिया सैम की कंपनीज में। मगर जो असली क्राइसिस था वो तब तक नहीं आया था जब लोगों ने इसे इंटरनेट पर पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था। फॉर ऑब्वियस रीजंस FTX के कस्टमर्स ने थोड़ा अनईजी फील करना शुरू किया था, क्योंकि FTX जो है इतना सारा पैसा FTT टोकन में रख रहा था। और जब उनकी कब्र की खुदाई हुई वो तब हुई जब बाइनेंस के फाउंडर सीजेस ने अनाउंस किया कि वो लिक्विडेट करने वाले अपनी सारी FTT को अगले कुछ महीनों में। इसने एसेंशियली चिंगारी लगा दी बैंक रन पे FTT के। इसकी वजह से FTT काफ़ी नीचे गिर गया जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। इसका मतलब यह है कि FTX का कोलेट्रल जो है वो उसकी काफ़ी कम वर्थ हो गई। आइडियली FTX जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच के साइड डिस्पेरेंसीज और विड्रॉल्स को क्लियर कर लेता, मगर यह हमें सेकेंड रिस्की प्रैक्टिस पे ले आता है हमारी, जो कि इंक्लूड करता है हाईली वॉलेटाइल लेवरेज इन्वेस्टमेंट्स को। यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने रिजर्व्स को हाईली लिक्विड सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रखते हैं, जैसे मनी मार्केट फंड्स, बॉन्ड्स और मॉर्टगेजेस। और पास्ट में हमने कई सारी चीज़ों को देखा है इन इश्यूज़ को लाते हुए, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऐसे रिजर्व जो है वो लेवरेज क्रिप्टो ट्रेडिंग को दिक्कत में लाने वाले हैं। और सबसे ख़राब पार्ट है इन सारी चीज़ों का कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो ऑफन ऑपरेट करता है नेगेटिव फीडबैक लूप्स को। जब कस्टमर से सुनते हैं कि गिवन इंस्टीट्यूशन शायद लिक्विडेट हो जाएगा तो वो डर जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसकी वजह से इंस्टीट्यूशन सच में लिक्विड हो जाता है अगर वो लिक्विड नहीं थे पहले तब भी। और क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस थे जिन्होंने FTX की बढ़ाई करी थी पहले में, अब वो खुद ही इन्वेस्टर से कह रहे कि वो अपना पैसा निकाल ले। अगर किसी चीज़ ने भी बात नहीं बिगाड़ी थी तो इसने ज़रूर कर दी। इसी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई FTX पे, चलो मान लेते हैं ये ख़राब भी था, मगर ये $8 बिलियन जितना ख़राब था। अगर वो $8 बिलियन का डेफिसिट ही आपको कन्विंस नहीं करा था कि FTX बहुत ख़राब सिचुएशन में था, तो एक बार ज़रा सुन लो सैम ने क्या करने की कोशिश करी थी। सैम इतने डेस्परेट थे बेल आउट के लिए कि उन्होंने उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बाइनेंस को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि FTX को ख़रीद ले। पहले तो बाइनेंस ने एग्री कर दिया क्योंकि काफ़ी अच्छी डील लगी उन्होंने। बाइनेंस सबसे बड़ा क्रिप्टो ब्रोकरेज था पहले से ही इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम, और FTX को एक्वायर कर लेते ना वो तो सॉलिडिफाई हो जाती उनकी पोजीशन। मगर जैसे ही उन्होंने एक बार FTX की बैलेंस शीट में देखा ना, तो बाइनेंस को ये रियलाइज़ हो गया कि ये कंपनी ऐसी है जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और बाइनेंस ने आगे जाके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली कि वो कभी भी FTX के एक्विजिशन को परस्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कस्टमर के फंड को मिसहैंडल किया है और US एजेंसी की इन्वेस्टिगेशंस चल रही है उन पर। और ये हमें आज के दिन लेके आता है जहाँ पे सैम को काफ़ी दिक्कत हो रही है $8 बिलियन भी जुटाना में, जो कि काफ़ी आसान नहीं है FTX के लिए भी। क्योंकि यहाँ पे एक बात है, पीक पे भी FTX की वर्थ सिर्फ $12.3 बिलियन की थी। तो सैम जो है एसेंशियली इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि 66% उनकी पीक वैल्यूएशन को वापस पे करें ताकि वो कंपनी को बेल आउट कर सके। अब किसे पता कितना सारा पैसा उन्हें और चाहिए होगा जब कस्टमर्स उन्हें छोड़ के जाएंगे।
अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से तो इसमें कोई भी सेंस नहीं बनाता कि इतना सारा पैसा आप लगाओ वॉलंटरली ताकि एक इतना बड़ा जुआ खेल सको आप। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसका एग्जैक्ट अपोजिट कर रहे हैं और FTX को कंप्लीट लॉस बता रहे हैं। सिक्योरिटा का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने लेटर भेजा उनके पार्टनर्स का ये कहते हुए, बेस्ड ऑन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग वी आर मेकिंग आवर इन्वेस्टमेंट डाउन टू $0। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर सकते जिन्होंने पहले पैसा डाल रखा आपके कि वो और पैसा डाले, तो आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। ये वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है जब तक FTX ऑफिशियली बैंकरप्ट हो जाएगा। अगर जब तक आप वीडियो देख रहे हो अब तक नहीं हुए होंगे तब भी। और इवन अगर किसी मिरेकल की वजह से वो सर्वाइव भी कर जाते हैं ना, तो आप अपना क्रिप्टो को उस इंस्टीट्यूशन में नहीं रखोगे जो कि क्रिप्टो में बिलीव भी नहीं करता और एक हिस्ट्री है अब उसकी मिसमैनेजमेंट की। अब चाहे FTX कोलैप्स होता है नहीं, आप एक चीज़ शर्त लगा सकते हो कि रेगुलेटर इस सिचुएशन का जस्टिफिकेशन बना के क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्रैक डाउन करेंगे। और ऑनेस्टली यही बेस्ट है, क्योंकि ये रीज़न जिसकी वजह से बैंक्स और ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस रेगुलेटेड है इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते ना तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपके और मेरे जैसे। हमने पहले ही 2 ब्रोकरेजेस को कोलैप्स होते हुए देख लिया है इस साल, सेल्सियस और वॉयेजर। और FTX जो है शायद तीसरा एडिशन हो जाएगा उस लिस्ट में। और सच्चाई तो ये है कि आई एम श्योर सैम डेविस्टेटेड है कि उनकी कंपनी जो है वो कोलैप्स होने वाला है उसका। उनकी नेटवर्थ जो है वो भी कोलैप्स हो चुकी है। $27 बिलियन से अब $1 बिलियन भी नहीं बची। तो ऐसा नहीं है कि एनीथिंग कुछ उनके लिए चेंज होगा। उनके पास अभी भी 7.5% स्टेक है रॉबिनहुड में, और बजाय कि FTX की तरह रॉबिनहुड के पास एक्चुअली कैश है। इनफैक्ट रॉबिनहुड के पास $10 बिलियन कैश में, और उनका कैश रिजर्व लिटरली ज़्यादा वर्थ करता है उनकी मार्केट कैप से। तो ये मोर देन लाइकली है कि रॉबिनहुड जो है वो इस रिसेशन को सर्वाइव कर लेगा और सूरज की रोशनी देखेगा। और उस पॉइंट पे सैम जो है ना कि सिर्फ बिलियनर बन जाएंगे फिर से, मगर मल्टी बिलियनर और इवन डेका बिलियनर भी बन जाएंगे। अब जो बच चुके हैं हाथ में खाली झोला लेके वो हैं FTX के 5 मिलियन कस्टमर्स, वॉयेजर के 3.5 मिलियन कस्टमर्स और सेल्सियस के नियरली 2 मिलियन कस्टमर्स। मेरा मतलब अगर ये 3 कंपनीज जो हैं इन्होंने 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर दिया है, और ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट फेल आउट से अफेक्ट हुए हैं। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की तो उसमें टेंस ऑफ मिलियंस और होंगे। और अगर क्रिप्टो सच में फ्यूचर है तो ऐसा लगता है कि रेगुलेशन ज़रूरी है उसमें। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ, क्या आप लोग एग्री करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि FTX के कस्टमर्स को उनका पैसा वापस मिल जाए। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।